आज का टॉपिक है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर होने वाला है, थोड़ा इसको ध्यान से सुनना। भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण, जिसका व्यवहार भ्रष्ट हो गया हो, पैसे लेके काम करता हो, गलत व्यवहार करता हो, जो सरकार ने जो जिम्मेदारियां दी हैं उन जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से नहीं निभाता हो, शिष्टाचार रहित, शिष्ट नहीं है, बिल्कुल शालीन व्यवहार नहीं है उसका, नैतिकता भी नहीं है उसके अंदर। तो भ्रष्टाचार का जो अर्थ है, जो वो मतलब उसके दो तरीके से इसको भ्रष्टाचार के अर्थ को हम उसको मतलब एक्सप्लेन करेंगे। पहला तो इसका संकीर्ण जो दृष्टिकोण है, इसको जो नैरो जो है, नैरो अर्थ इसका क्या होता है। नैरो अर्थ क्या होता है भाई, जो सरकारी कर्मचारी जो पैसे लेकर के काम करता है, जो रिश्वत लेकर के काम करता है, उसी को ही हम भ्रष्टाचार बोलते हैं। नहीं, इसका कि व्यापक अर्थ भी होता है। कोई पैसे लेके काम करता है या फिर उस अपने पद का गलत तरीके से उपयोग करता है, ठीक है ना। सार्वजनिक जो सत्ता है, उसको जो पावर दी गई है, उसका दुरुपयोग करता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि जानबूझ करके किसी को लाभ पहुंचाना, किसी को हानि पहुंचाना, किसी को नुकसान करना, अपनी सत्ता का मिसयूज करना। तो इसका जो है ये व्यापक अर्थ है, ठीक है। अपनी शक्तियों का मिसयूज करना, अनैतिकता पूर्वक जो है व्यवहार करना है। खाली भ्रष्टाचार का मतलब यही नहीं कि भाई पैसे लेकर के, रिश्वत लेकर के ही काम करना भ्रष्टाचार है। भाई आजकल भ्रष्टाचार के मायने ही बदल गए। आगे हम इस टॉपिक को देखेंगे, सुनेंगे, और बहुत सारे जो एजेंसीज हैं या जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 161 में भ्रष्टाचार को परिभाषित कैसे किया गया। जो व्यक्ति शासकीय होते हुए या होने की आशा में अपने या अन्य किसी व्यक्ति के लिए विधिक पारिश्रमिक से अधिक कोई घूस लेता है, ठीक है ना, रिश्वत लेता है या स्वीकार करता है, अथवा लेने के लिए तैयार हो जाता है या लेने का प्रयत्न करता है, या किसी कार्य को करने या न करने के लिए कोई उपहार, अपने शासकीय कार्य करने में किसी व्यक्ति के प्रति पक्षपात या उपेक्षा, किसी व्यक्ति की कोई सेवा या कुसेवा का प्रयास, केंद्रीय या राज्य सरकार या संसद, विधानमंडल या किसी लोक सेवक के संदर्भ में करता है, तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास या दंड दोनों का जो है इसमें उसको सज़ा मिल सकती है, सज़ा भी हो सकती है और उसको जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये आईपीसी की जो दंड संहिता है उसके अंदर ये जो है भ्रष्टाचार के बारे में ये बताया गया है। भ्रष्टाचार किस तरीके से वो मतलब भ्रष्टाचार किसको कहेंगे और उसको एक्सप्लेन किया गया है। उसको उसमें जो है सरकारी जो अधिकारी, उसको उसमें सज़ा हो सकती है। इसी तरीके से क्या है कि ये कौटिल्य के बारे में आपने सुना होगा। कौटिल्य ने क्या कहा है कि सार्वजनिक कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग न करना उसी तरह से असंभव है जिस तरह की जीभ पर रखे शहद को न चखना, ठीक है ना। मतलब कि चाणक्य कौटिल्य ने क्या कहा है कि भाई जो सरकारी अधिकारी जिसके पास सत्ता है वो थोड़ा बहुत तो उसका मिसयूज़ करता ही करता है। जिस तरीके से उसने एग्जांपल बताया है कि जीभ के ऊपर अगर आप शहद रखोगे और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसका टेस्ट ना लो, ठीक है ना, ये बड़ा मुश्किल है। और जिस प्रकार पानी में तैरती मछली कब 2 बूंद पी लेती है उसको पता ही नहीं चलता, उसी प्रकार सार्वजनिक धन के साथ कर्मचारी करते हैं। मतलब जैसे कोई सरकारी धन आ जाता है, आपको तो पता ही आजकल कैसा माहौल है, बड़े बड़े ठेके होते हैं, जो मंत्री है, जो सिविल सर्वेंट है, ठेकेदार है, उनका नेक्सस होता है, मेरा इतना हिस्सा होगा भाई, मेरा इतना हिस्सा होगा, मेरा इतना हिस्सा होगा। हालांकि जो कौटिल्य ने भ्रष्टाचार की बात कही है कि भाई थोड़ा बहुत तो करते ही करते हैं, मतलब जिसका पता ही ना लगे। और आजकल क्या है, पता लगता है सरेआम। सड़क आज बनाई, 6 महीने में फिर टूट गई। पुल बनाया, और आजकल तो ऐसे ऐसे पुल बनाए जा रहे हैं कि वो जो इनाग्रेशन से पहले, उद्घाटन से पहले टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भ्रष्टाचार जो इंडिया के अंदर है इस टाइम चरम सीमा पे है, बिल्कुल, ठीक है। आगे हम और इसमें भ्रष्टाचार के बारे में देखते हैं। संथानम समिति ने भ्रष्टाचार को स्पष्ट करते हुए कहा था कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा कार्य निष्पादन के दौरान ऐसा कृत्य जो किसी लाभ की दृष्टि से किया जाए अथवा जानबूझ करना किया जाए, भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। इस प्रकार भ्रष्टाचार में निम्न गतिविधियां शामिल होती हैं। ये केस संथानम कमेटी थी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी रही है। तो उसमें किस तरीके की भ्रष्टाचारी गतिविधियां बताई। सरकारी पद या सत्ता का दुरुपयोग करना, ठीक है, पावर का मिसयूज करना, जानबूझकर कार्य को रोकना, रोक भी देते हैं, हाँ भाई मेरे लिए काम कर दे, नहीं तो ये काम रोक दूँगा मैं तेरा। कोई ठेकेदार है, कोई सड़क बना रहा है तो उससे कोई पैसे मांग लेगा, कोई गिफ्ट मांग लेगा, अगर वो नहीं देगा तो उसका काम जो उसके बिल, जो उसकी पेमेंट होनी है वो बिल रोक देंगे, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाना, ठीक है। कई बार होता है ऐसा है कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो सरकारी जो गाड़ी है, सरकारी टेलीफोन है, सरकारी जो प्रॉपर्टी है उसका वो मिसयूज़ करते हैं। स्वार्थवश अनैतिक लाभ प्राप्त करना, पैसे लेते हैं,
है ना। कई तरीके के लाभ लेते हैं कि कोई किसी का जो है कि कोई पैसे ले लेता है रिश्वत के तौर पर। दूसरा क्या होता है कि शेयर मार्केट में या कोई प्लॉट गिफ्ट कर देता है या कोई और गिफ्ट कर देता है, या कोई शेयर मार्केट में उसका शेयर खरीद करके उसको उसकी वाइफ के नाम, उसके बच्चों के नाम कर देता है। निर्धारित नियमों का उल्लंघन करना, जो रूल्स हैं उनको वायलेट करना, ऐसा करते हैं जिसे परिचित को लाभ मिले तथा किसी अन्य का अधिकार छीना जाता है। होता है ऐसा, जैसे MBBS के एडमिशन होते हैं या कहीं और एडमिशन होते हैं तो ऊपर से फ़ोन कर देंगे सिविल सर्वेंट्स कि भाई मेरे जो भतीजा है या मेरा जानकार है इसका आप इसका कर दो, दूसरे का छोड़ दो। जो एक्चुअली में जो लायक आदमी होता है वो रह जाता है, वो दूसरे का एडमिशन हो जाता है, दूसरे को नौकरी मिल जाती है। नौकरी किस तरीके से मिल रही है आजकल वो आपको पता ही है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब इसमें देखते हैं जो केंद्रीय जो सतर्कता आयोग है, जिसको हम CVC बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसने क्या है कि 27 तरीके का जो भ्रष्टाचार वो गिना है, वो ध्यान से देखना भी है। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। निम्न स्तरीय वस्तुओं का या कार्य को स्वीकार करना, ठीक है ना, मतलब कि सब स्टैंडर्ड की जो वस्तुएं या सेवाएं, जैसे कोई ठेकेदार सड़क बनाता है, सड़क वो गंदा मेटल यूज़ करेगा, 6 महीने में सड़क टूट जाएगी, ठीक है ना। और वो जो क्या है अधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उसका जो पैसे पास कर देंगे, उसके बिल पास कर देते हैं, तो मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया ना कि भाई सड़क आपने बना दी, लो भाई पैसे। बिल्डिंग बनाते, बिल्डिंग बनाई 6 महीने में उसके बाथरूम टूट जाएंगे, टूटियाँ टूट जाएंगी, पानी की सप्लाई में दिक्कत होती है। तो ये सब स्टैंडर्ड के काम होते हैं, जो उनके बिल पास हो जाते हैं, सारा का सारा जो है उनको जो है वो रिकॉग्निशन मिल जाता है, उनको सारे पैसे उनको मिल जाते हैं ठेकेदारों को। सार्वजनिक धन और भंडार का दुरुपयोग करना, करते ही हैं। जो सार्वजनिक जो पैसा आता है, मैंने बताया कि मतलब कि कोई पैसा आया कि भाई ब्यूटिफिकेशन के लिए आया, सड़कों के लिए आया, पानी के लिए आया, बिजली के लिए आया, तो कितना पैसा लगाते हैं वो लोग। जिन व्यक्तियों से अधिकारियों के कार्यालय स्तर के संबंध है उनके आर्थिक दायित्वों को वहन करना। जिन व्यक्तियों से अधिकारियों कार्यालय स्तर के संबंध, उनके मतलब कि कई आदमी ऐसे होते हैं जो सरकारी अधिकारी, उनके साथ यारी दोस्ती होती है, तो उनके जो है उनके लिए वो काम करते हैं। ऐसे ठेकेदार या फर्मों से कर्ज लेना जिनसे उनके कार्यालय स्तरीय संबंध होते हैं। ये कई बार क्या होते हैं, सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, वो जो कर्जा ले लेते हैं, ऐसी जगह से ले लेते हैं जो मतलब वो फिर क्या करते हैं, बदले में उनको जो है कोई बेनिफिट्स देते हैं कि भाई आप मुझे कर्जा दे दिए, मैं आपको ये काम करके दे दूंगा। ठेकेदारों एवं फर्मों को रियायत देना होता है। बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, बहुत तरीके के ठेकेदार होते हैं, सड़कें बनाने वाले, बिल्डिंग बनाने वाले या और बहुत सारे काम करने वाले होते हैं। उनको गलत तरीके से जो है रियायत देना, कंसेशन देना। आजकल पता ही आपको बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, जो सरकारें जो लाखों करोड़ उनके माफ़ कर देती है, ठीक है ना। तो आप देखोगे बहुत बड़े बड़े उनके कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए जो है पिछले 10 साल में जो सरकारों ने माफ़ कर दिए हैं। वो किस लेवल तक फिर उन्होंने क्या है कि वो टैक्स भी बढ़ाए जा रहे हैं, और वो जो है जैसे टेलीफोन के जो हैं उनके जो रिचार्ज होते हैं टेलीफोन के, वो उनकी कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। खैर, झूठे दौरे, भत्ते, गृह किराए इत्यादि का दावा करना। कई बार क्या होता है कि TADA का जो सरकारी अधिकारी क्लेम करते हैं, कहीं जाते नहीं है तो क्लेम कर देते हैं, ये भी भ्रष्टाचार है। अपनी आमदनी से अधिक वस्तुओं को रखना। आपकी जो सैलरी तो थोड़ी है यार, आपके पास सुविधाएं ज़्यादा हैं, आपकी सैलरी इतनी, बाइक भी नहीं रख सकते, आपके पास गाड़ी है, इसका मतलब कहाँ से आया पैसा? भ्रष्टाचार है ये। आगे देखते हैं इसमें। बिना पूर्व सूचना या पूर्वानुमति के अचल संपत्ति अर्जित करना। देखो सरकारी अधिकारी को क्या होता है कि बगैर सूचना के जो है, अगर कोई आदमी प्लॉट खरीदता है, कोई सरकारी अधिकारी, तो वो क्या होता है, डिपार्टमेंट को बताना होता है मैं प्लॉट खरीद रहा हूँ। गाड़ी खरीदता है तो बताना होता है, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। वो कहाँ से आता है, आप समझदार हो, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसमें प्रमाद या अन्य कारण से शासन को हानि पहुँचाना। भाई शासन को कई तरीके से हानि पहुंचाई जा सकती है, तो वो सरकारी अधिकारी हानि भी पहुंचा देते हैं। शासकीय पद का सत्ता का दुरुपयोग करना। भर्ती, नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति के संबंध में गैर कानूनी रूप से धन लेना होता है। भाई वहाँ ट्रांसफ़र करानी, ये आजकल चल ही रहा है, भाई पैसे दे करके ट्रांसफ़र कराना, प्रमोशन लेना या बेनिफिट लेना। शासकीय कर्मचारियों का व्यक्तिगत कार्यों में प्रयोग करना होता है। भाई आप कई जगह से आप देखोगे, जैसे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं, कांस्टेबलों को अपने घर में कपड़े धुलाते हैं, कुत्ते घुमा के लाते हैं। आर्मी में भी ऐसा ही बहुत सारी ऐसी जो है घटनाएं आई हैं, तो बड़े बड़े अधिकारी ऐसा काम करवाते हैं। जन्मतिथि एवं समुदाय संबंधी जाली प्रमाण पत्र, जात कास्ट का है, और अपना जो डोमिसाइल वो गलत तरीके से बनवा लेते हैं, फेक। ट्रेन तथा वायुयान में स्थान सुरक्षित करने में अनियमितता। ट्रेन में जो रिजर्वेशन होती है उसमें बहुत बड़ी धांधली होती है, आपने बताई है। मनी ऑर्डर, बीमा एवं मूल्य देय पार्सल को ना देना। पहले पार्सल आया करते थे
ट्रेन के अंदर, तो पार्सल में भी बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। पार्सल टाइम पे नहीं आता था, कई बार तो आता ही नहीं था, कई बार 2-2 3-3 साल भी नहीं आते थे। नए डाक टिकटों को हटाकर पुराने डाक टिकट लगाना, जब हम कोई लेटर वगैरह भेजते हैं तो पुराने जो डाक टिकट्स होते हैं उन पर स्टैंप लगी होती है, उसी को हम दोबारा यूज़ कर लेते हैं, वो भी करप्शन होता है। आयात निर्यात लाइसेंस देने में असहयोग एवं अनियमितता, वही लाइसेंस किसी चीज़ का लाइसेंस देने के लिए जाओगे तो आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। लोक सेवकों की जानकारी एवं सहयोग से विभिन्न फर्मों द्वारा आयातित एक निर्धारित कोटे का दुरुपयोग करना, ठीक है ना। आगे टेलीफोन कनेक्शन देने में अनियमितता बरतना, तो ये होता था पहले टेलीफोन कनेक्शन में, BSNL में बड़ा भारी घोटाला हुआ करता था, करप्शन हुआ था, पैसे दे देता था उसको पहले कनेक्शन मिल जाता था। अनैतिक आचरण करना, उपहार ग्रहण करना, गिफ्ट वगैरह लेना, सरकारी अधिकारी गिफ्ट नहीं ले सकता। आर्थिक लाभ के लिए आयकर तथा संपत्ति कर आदि का कम मूल्यांकन प्रस्तुत करना, ठीक है। स्कूटर एवं कार खरीदने के लिए स्वीकृत अग्रिम धनराशियों का दुरुपयोग करना, ठीक है। विस्थापितों के दावे में निपटारे में अनुचित विलंब, देखिए कई बार बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, विस्थापित हो जाते हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा सरकार देती है, भाई इनके लिए अलग घर बनाओ, तो उसमें भी बहुत सारा घोटाला होता है। आवासीय भूमि के हिस्सों का गलत मूल्यांकन करना, कई बार करते हैं सरकारी अधिकारी गलत मूल्यांकन। अगर किसी प्रॉपर्टी की ज़्यादा वैल्यू है तो उसको कम वैल्यू दिखाएंगे, कम है तो ज़्यादा दिखाएंगे, ठीक है। और आगे सरकारी क्वार्टरों पर अनाधिकृत कब्जा और उन्हें अनाधिकृत रूप से किराए पर उठाना। सरकारी क्वार्टर जो कई बार मिलते हैं जैसे बड़े बड़े शहरों में, तो कई बार सरकारी अधिकारी क्या करते हैं, उसको किराए पर चढ़ा देते हैं, आप अपने घर में रहते हैं, तो ये भी भ्रष्टाचार है। तो ये 27 तरीके का जो भ्रष्टाचार जो है ये CVC ने बताया है। आगे भी देखो, इसमें भारतीय लोक प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार के आचरण और उदाहरण स्वरूप कुछ इस प्रकार हैं। सरकारी भवन, वाहनों, टेलीफोन का निजी उपयोग में लाना सरकारी अधिकारी करते हैं भाई। झूठे चिकित्सा बिल तथा बीमा राशि का भुगतान प्राप्त करना, ये भी करते ही हैं। झूठे बिल उड़वा लेते हैं, इसके चिकित्सा के कोई बीमार है नहीं है। सरकारी चिकित्सक द्वारा चिकित्सालय समय में घर पर फीस लेकर रोगी को देखना। शिक्षकों द्वारा ट्यूशन करना, प्रश्न पत्र बताना, अंक बढ़ाना, ये भी चलता ही है। किराया लेकर ट्रेन बस पास का टिकट ना देना, कम राशि का टिकट देना। कई बार आप बस में जाओगे तो आपने देखा होगा, कई बार जो कंडक्टर टिकट नहीं देता वो सारे पैसे उसकी पॉकेट में चले जाते हैं। स्टेशनरी, दवा, उपकरण, फर्नीचर आदि को बेचना, सरकारी अधिकारी कर देते हैं काम। कम कीमत अदा करके अधिक रसीद प्राप्त करना होता है। सरकारी जो खर्चा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर बिल 200 रुपये का है तो 500 का बनवा लेते हैं, 300 अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं। यात्रा बिल में वास्तविक श्रेणी के बजाय उच्च श्रेणी की राशि उठाना। जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है वो फर्स्ट क्लास का बिल पेश कर देंगे और जाएंगे थर्ड क्लास में वो। सरकारी कार्य में घटिया स्तर की सामग्री प्रस्तुत करना, वो तो होता ही है। राशन सामग्री गायब करना, उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करके अनुचित रूप से सीट गायब कर देना, ये भी कर देते हैं। कागज़ इधर उधर कर देते हैं। लाइसेंस, परमिट, अनुमति, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि में जो अनियमितता है, जो ये जितने भी लाइसेंस वगैरह है, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स देते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसमें भी गड़बड़ करते हैं। निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा में अनैतिक कृत्य करके सरकार को हानि पहुंचाना, बिल्कुल करते हैं भाई। निजी क्षेत्र वाले रिश्वत दे देंगे, भाई आप ये काम कर लो, हम आगे बढ़ जाएंगे। सर तुम्हारा क्या, तुम्हारे को सरकारी नौकरी मिल ही रही है, तुम्हें तो सैलरी मिलेगी। झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, सरकारी कर्मचारी द्वारा पत्नी या संबंधी के नाम से कोई एजेंसी ले रखी है भाई, वो बड़े बड़े अधिकारियों ने ज़मीनें खरीद रखी हैं। वरीयता या प्राथमिकता क्रम को भंग करना, भाई पहले इसको नौकरी मिलनी थी लेकिन वो जो बाद में जो बंदा आया उसको नौकरी दे दी। निःशुल्क पास सुविधा का दुरुपयोग करना, करते भी हैं। सरकारी कानूनों और नियमों की कमियां दूसरों को बताकर प्रशासन को हानि पहुंचाना, बिल्कुल। अब भ्रष्टाचार के कारण देखें, अब भ्रष्टाचार के कारणों में क्या है कि राजनीतिक प्रश्य, भाई कोई भी जाओ, मंत्रियों का उनका पूरा जो है संरक्षण होता है। आप कोई भी काम करो, उनको पैसा दो और अपना काम करवाओ, लाइसेंस लो, ठेका लो, कोई भी गड़बड़ करो, सड़कें बनाओ, टूट जाती हैं, कोई नहीं, मंत्री अपने आप जो उनका हिस्सा दो और वो जो है वो सारा का सारा जो है वो आपको बिल पेमेंट करवा देते हैं, आप उनको शेयर दो, ठीक है ना। राजनीतिक जो प्रोटेक्शन है, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है, भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ यही है। आगे अगला इसमें विज्ञान तथा भौतिकवाद। अब विज्ञान तथा भौतिकवाद रीज़न क्या है? साइंस की तरक्की, ठीक है, और मेटलिस्टिक लाइफ। सब चाहते हैं कि हमारे घर जो है बड़े पॉश एरिया में घर हो, अच्छा लग्जरी गाड़ी हो, फिर उसमें AC भी हो, और जो आजकल बहुत सारी जो सुविधाएं चली हुई हाई टेक वो भी होनी चाहिए। अब सैलरी कम होगी और ये चाहिए ये चीज़ें, तो उसके लिए तो रिश्वत लेंगे ही लेंगे, ठीक है। आगे
औद्योगिकरण तथा नगरीकरण, जैसे जैसे जो है औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और नगरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग, कॉर्पोरेट सेक्टर उद्योग लगा रहा है, तो उद्योग लगा रहा है तो क्या करता है वो? रिश्वत दे के ही तो आगे बढ़ता है वो, ठीक है ना। तो रिश्वत दे करके औद्योगिकरण होता है। जो शहर होते हैं, शहरों के अंदर भी क्या है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े धनाढ्य बढ़ गए हैं, वो धनाढ्य ऐसे ही नहीं हो गए हैं, वो रिश्वत दे करके ही वो सारा का सारा काम करते हैं। सरकार की नीतियां, कार्यक्रम तथा नौकरशाही की कार्यशाला में कोटा, परमिट, लाइसेंस प्रणाली ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। कोई परमिशन लेनी है, कोई लाइसेंस लेना है इंडस्ट्री के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो वो रिश्वत दे के ही काम करवाते हैं सारे के सारे, ठीक है। आगे आगे देखते हैं इसमें। और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, ये बहुत बड़ी जो है एक रकम देते हैं, मंत्रियों को रकम देते हैं, सिविल सर्वेंट्स को रकम देते हैं। अभी देखो एक बहुत बड़ा जो उद्योगपति हमारे देश के अंदर, उसने 2000 करोड़ रुपए की जो रिश्वत दी थी। तो अगला जो पॉइंट है, देशभक्ति की कमी, वो तो है ही है भाई। हर जो सरकारी अधिकारी है, सरकारी जो नौकर है, वो क्या करता है, उसमें देशभक्ति कमी होती है। वो क्या करता है कि देशभक्ति तो सिर्फ किताबों में रह गई है, रिश्वत लेकर सारे के सारे काम करता है। अगर देशभक्ति हो तो भ्रष्टाचार हो ही ना बिल्कुल भी, नैतिकता हो तो वो भ्रष्टाचार बिल्कुल भी ना हो। अपने देश में विश्वास करे, अपने सोसाइटी में विश्वास करे, अपने संविधान में विश्वास करे। अगला, नैतिक मूल्यों का पतन। नैतिकता तो है ही नहीं भाई। कोई महिला चली जाएगी, आप उससे भी रिश्वत मांग लोगे, गरीब चला जाएगा उससे भी रिश्वत मांग लोगे आप, हैंडीकैप चला जाएगा उससे भी रिश्वत मांग लोगे आप, ठीक है ना। तो वो नैतिकता तो है ही नहीं ना बिल्कुल भी। और नीरज सिंह चौधरी ने क्या लिखा है, छोटे से क्लर्क से लेकर मंत्री तक शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसे किसी ना किसी मात्रा में धन द्वारा नियंत्रित ना किया जाए। वो बिल्कुल ठीक कहता है। अगला, महात्मा गांधी ने क्या कहा है, देखिए महात्मा गांधी ने 7 बुराइयां बताई हैं। सिद्धांत के बिना राजनीति, अब राजनीति में कोई सिद्धांत ही नहीं है भाई, ठीक है ना। मंत्री खरीद दो, एमएलए खरीद दो, एमपी खरीद दो। काम के बिना संपत्ति, आप काम नहीं करते, आपके पास प्रॉपर्टी है, कहाँ से आई भाई। विवेक के बिना खुशी अधूरी रहती है। आचरण के बिना ज्ञान अधूरा। नैतिकता के बिना व्यापार, आजकल नैतिकता कहाँ है व्यापार में, मिलावटी चीज़ जहाँ मर्जी देखो आप, रिश्वत देकर के काम करवाते हैं, रिश्वत देकर लाइसेंस लेते हैं। मानवता के बिना विज्ञान, विज्ञान में अगर नैतिकता नहीं होगी, मानवता नहीं होगी, तो विज्ञान अधूरा है। कुर्बानी के बिना पूजा, कुर्बानी मतलब सेक्रीफाइस करना, ठीक है ना। यहाँ मतलब कुर्बानी किसी एनिमल की या किसी जानवर की कुर्बानी नहीं, कुर्बानी का मतलब होता है आप अपनी इच्छाओं की कुर्बानी करना, जो भौतिकता की कुर्बानी। वेतनमानों में विसंगतियाँ आप देखोगे, बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उनका वेतन कम है और कईयों के 2-2, 3-3 लाख रुपए सैलरी है। तो जो कम वेतन वाले हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि उनको भी घर चाहिए, बच्चों की फीसें बढ़ी हुई हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो फिर वो रिश्वत नहीं लेंगे तो क्या करेंगे वो। अगला, नियंत्रण प्रणाली में दोष, जो लोक सेवक जो भ्रष्टाचार करते हैं उसको कंट्रोल कैसे करें। तो कंट्रोल करने के लिए वैसे हमारे पास सतर्कता आयोग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है, सीबीआई वगैरह भी है और सीआईडी वगैरह भी है। लेकिन ये क्या काम करते हैं, यहाँ इनमें भी भ्रष्टाचार है। ये भी कोई अगर फंस जाएगा कोई अधिकारी तो उससे लाखों रुपए देकर के पीछे वो छूट जाता है। कितने सिविल सर्वेंट्स को जो सज़ा होती है अब देखो आप, ठीक है ना। जो नियंत्रण प्रणाली है उसके अंदर भी बहुत भारी दोष है। नौकरशाही की जटिल एवं धीमी कार्य प्रणाली, आप कोई भी काम करवाने के लिए जाओगे, ला भाई फाइल धर दे और ये साहब आएंगे तो काम करा देंगे, ये कमी है वो कमी है, 70 तरह की कमियाँ रूल रेगुलेशन गिनवा देंगे और फिर क्या करेंगे, भाई साहब काम करवा दो, कितने चाहिए, हाँ भाई ये लो पैसे, अगले दिन आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो नौकरशाही की जटिल धीमी कार्य प्रणाली। आगे, भ्रष्टाचार एक संक्रामक रोग है भाई। एक भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट में एक आदमी रिश्वत लेगा तो भाई वो एक रोग की तरह फैल जाता है। वो ले रहा था, तू भी ले ले यार, क्या फ़र्क पड़ा है। क्योंकि ईमानदार जो आदमी होगा, जो ईमानदारी से काम करेगा, उसकी डेली ट्रांसफ़र रहेंगी। तो ये संक्रामक रोग है एक तरीके से, एक लेगा तो फिर वो लेने लग जाते हैं, ठीक है। आगे इसमें क्या है, इसमें पूर्व सतर्कता आयुक्त एन विट्ठल का मानना है कि भ्रष्टाचार के लिए नेता, दादा, लाला, व्यापारी, बाबू, झोला, मतलब एक्चुअली क्या है कि इसमें एक नेक्सस है बहुत बारी। अब तो क्या हो गया है कि जो नेता हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, गुंडे बदमाश हैं, ठेकेदार हैं, कॉरपोरेट सेक्टर के, सब मिल गए हैं उसमें, कति सब रल मिल के जो है देश को लूटने पे लगे हुए हैं। तो इसका समाधान क्या हो, समाधान में क्या हो सकता है। पहला पॉइंट, रसल महोदय ने 2 प्रकार के सुझाव बताए। क्रांतिकारी, भाई कोई गिलास गंदे पानी से भर रहा है तो उसको खिंडा दो। और दूसरा सुधारवादी में क्या है, गंदा पानी, उसमें थोड़ा सा अच्छा पानी मिला दो, थोड़ा सा, तो वो ठीक हो ही जाएगा। तो इससे बात बढ़ने वाली नहीं है। तो अगला जो इसका है, भारत में प्रत्येक नागरिक को कुछ समय के लिए जो है सैनिक सेवाएं
जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर हैं, जैसे कि इजराइल के अंदर है, कोई भी आप ग्रेजुएशन करोगे, कोई भी बच्चा होगा, लड़का और लड़की, उसको जो है आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे देश में भी ऐसा ही होना चाहिए। स्कूल तथा कॉलेज में नैतिक शिक्षा ये बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए। सरकारी धन के दुरुपयोग को हत्या के समान दंड होना चाहिए उसको भाई साहब, बिल्कुल। जैसे मर्डर कोई करता है, जो करप्शन करता है, एक ही उसमें पैमाने पे लिया, उसको फांसी दे दो या आजीवन कारावास। अगला, सरकारी कार्मिकों की कार्यशैली एवं व्यवहार का मूल्यांकन प्रेस, पंचायतों, मतलब जो सरकार अधिकारी काम करते हैं तो वो उनको जो है उनका मूल्यांकन, वो कैसा काम कर रहे हैं, पंचायतें करें, प्रेस करें और एनजीओ, सिविल सोसाइटीज़ वगैरह, वो देखेंगे भाई ये अच्छा काम करे, बुरा, उनके हाथ में दे दो इवैल्यूएशन, वो बताएंगे। और इनका जो मूल्यांकन है ये खुली अदालतों में होना चाहिए। आगे देखिए, इसमें श्री के संथानम की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार निरोधक समिति 1964 में बनाई गई थी। उसने 137 जो है रिकमेंडेशन दी थी, उसमें से कुछ देख लेते हैं। अनुच्छेद 311 शासकीय कार्मिकों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है, अतः संशोधित किया जाए। इसको संशोधन मतलब कि ज़्यादा प्रोटेक्शन दे दी उनको, सरकारी कर्मचारियों को, वो थोड़ा सा हटा दिया जाए। सरकारी कार्यप्रणाली, नौकरशाही की कठोरता तथा प्रक्रिया सरली, जो भी काम करते हैं सरकारी अधिकारियों में या पुलिस में, कोई भी डिपार्टमेंट है, उनको काम करने का तरीका आसान हो, लोगों की समझ में आए भाई किस तरीके से काम करवाया जाता है, प्रोसीजर हो, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें, उनकी लैंग्वेज जो आसान होनी चाहिए। लाइसेंस, परमिट, ठेके जो है ये इनका क्या होना चाहिए, लाइसेंस, परमिट, ठेके इत्यादि स्वच्छ छवि वाले पंजीकृत, जो मतलब कि जिनकी छवि अच्छी हो ना, लाइसेंस उनको, ठेके उनको देने चाहिए, उन एजेंसीज को, उन आदमियों को देने चाहिए। कोई भी सरकारी अधिकारी कार्मिक सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष पश्चात तक किसी निजी, व्यावसायिक, औद्योगिक तथा वाणिज्य संगठन में नियुक्ति ना हो। जैसे सरकारी बड़े बड़े अधिकारी हैं जो रिटायर हो जाते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों में वो जो लाखों रुपये की सैलरी लेते हैं, तो इस पर भी बैन होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो क्या होता है कि अपनी नौकरी के दौरान उनको कोई ना कोई लाभ दिया होता है, तभी उनको नौकरी पर रख लेते हैं। प्रत्येक मंत्री, विधायक, सांसद, लोक सेवक अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें, भाई उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है बताएं लोगों को वो। अच्छा, सीवीसी की स्थापना इसी की रिकमेंडेशन पर हुई थी 1964 में। निजी संस्थाओं द्वारा राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदों की सूचना लेखेगा सार्वजनिक, ये तो कोई नहीं रहा है भाई, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डिक्लेयर करें हर साल कि भाई उन्होंने कितना चंदा हासिल किया है, कितने पैसे उनको मिले, उनको ऑडिट वगैरह भी करवाया जाए। और सरकारी कार्मिकों को वेतन, भत्ते तथा आवास की सुविधा की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ताकि भ्रष्टाचार जो है वो ना हो। बिल्कुल उनका वेतन भी अच्छा होना चाहिए, टाइम पे वेतन आए, उनको आवास सुविधा, सारी चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। सरकारी कार्यों, फाइलों तथा पत्र निस्तारण की एक निश्चित अवधि निर्धारित की जाए, भाई निश्चित होना चाहिए। लाइसेंस आपको 7 दिन में मिलेगा, हालांकि हरियाणा में कर दिया है ये, ठीक है, जो राइट टू सर्विस एक्ट है उसके तहत 564 या 600 के लगभग सर्विसेज हैं कि भाई आपको लाइसेंस इतने दिन में मिल जाएगा, ये चीज़ इतने दिन में मिल जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु पृथक न्यायालय की जो है सुझाव दिया था, ये भी मानना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने सुझाया था काले धन तथा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने हेतु एकाएक किसी दिन देश की मुद्रा परिवर्तित कर देनी चाहिए। मतलब वो जो अभी हमारे डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसकी बात इन्होंने की है, तो ये भी सही टाइम देख के करना चाहिए। महान विचारक प्रूदो ने लिखा है, संपत्ति एक चोरी है जो हमारे पूर्वजों की थी, जिनका हम नाम भी नहीं जानते। यदि मनुष्य की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी सरकार को प्राप्त हो जाए तो मानव सभ्यता का इतिहास ही बदल जाए। और एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने क्या कहा था कि हर आदमी को क्या काम करना चाहिए, मैं कम से कम 10 निरक्षरों को पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा, पढ़ाई और कार्य निष्ठा से करूंगा, कम से कम 10 पेड़ लगा उनकी देखभाल करूंगा, 5 लोगों को नशे और जुए से छुटकारा दिलाऊंगा, बीमारों की सेवा करूंगा, धर्म, जाति तथा भाषा के आधार पर भेदभाव का समर्थन नहीं करूंगा, ईमानदार बनूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का प्रयास करूंगा, प्रबुद्ध नागरिक बनूंगा, परिवार को आदर्शवाद बनाऊंगा, मंदबुद्धि तथा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार करूंगा और उनकी मदद करूंगा। मैं देश और देशवासियों की सफलता पर गौरवान्वित महसूस करूंगा। ये बहुत अच्छे जो है उनके विचार थे, उन्होंने ये बातें बताई, सबको ये बातें माननी चाहिए। आगे, भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु प्रशासनिक व्यवस्था क्या है हमारे यहाँ, एक तो ओम्बुड्समैन, प्रशासनिक न्यायालय, डिपार्टमेंट की जो कंट्रोल कमेटी होती है, जो भ्रष्टाचार को जो कंट्रोल करती है, वो कई मैकेनिज्म हमारे पास, जैसे सीबीआई है, सीआईडी है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओम्बुड्समैन का हमारे यहाँ क्या है, ओम्बुड्समैन को हम लोकपाल बोलते हैं, सेंट्रल लेवल पे लोकपाल और स्टेट में लोकायुक्त, तो भ्रष्टाचार के जो है केसेस देखती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव न्यायालय वो भी देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या है, विभागीय नियंत्रण कमेटियाँ होती हैं, ऑडिट होता है, सामान्य कानूनी प्रावधान भ्रष्टाचार से रिलेटेड होते हैं, सीवीसी है,
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ACD है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है, अम्बुड्समैन लोकपाल लोकायुक्त सूचना का अधिकार है। ये सारे के सारे जो सिस्टम है ये भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए जो देश में बनाए गए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार का कारण क्या है? मेन कारण तो यही है कि जो नेक्सस है पॉलिटिशियन का, ठेकेदारों का, बिजनेसमैन का, गुंडे बदमाशों का, ये जो नेक्सस है, ये नेक्सस जो है कैसे ब्रेक हो? ब्रेक तब होएगा जब हमारे देश के अंदर जो है क्वालिटी एजुकेशन होगी, अच्छी शिक्षा होगी। शिक्षा अगर अच्छी होगी, प्राइमरी लेवल से लेकर के फिर ग्रेजुएशन लेवल तक अच्छी शिक्षा बच्चों को दी जाए, ताकि वो जो समाज का हिस्सा बने, तो वो ईमानदार देशभक्त हो। लेकिन हमारी शिक्षा का मॉडल ही ऐसा है, अमीरों के लिए अलग शिक्षा, जो शिक्षा के लिए जो है साधन है, स्कूल कॉलेजेस अलग हैं, और गरीबों के लिए अलग है, जो कति गरीब हैं उनके लिए अलग है, ठीक है ना। तो वो जो शिक्षा का जो सिस्टम है ना, क्वालिटी एजुकेशन, उसको ठीक किया जाए, ताकि जो है जो बच्चे हैं, जो कल का देश का भविष्य है, उनके जो विचार हैं वो देश के प्रति बहुत अच्छे हों। तो ये भ्रष्टाचार को लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।